नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, रक्षाबंधन समारोह 2025 का आयोजन, जहां केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हुए शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। भारी संख्या में प्रदेश की महिलाएं भी शामिल रही। हरदर्द सेक्टर मेमोरियल कम्युनिटी सेंटर में आयोजन किया गया कार्यक्रम का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधे उत्तराखंड से, जहां पर देहरादून में रक्षाबंधन समारोह 2025 का आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की भी मौजूदगी देखी गई। भारी संख्या में प्रदेश की जो महिलाएं थी वो इस पूरे रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुई। तो देखिए, रक्षाबंधन त्योहार को लेकर हर तरफ धूम है और लगातार इस तरह की जो है बाजारों में खरीदारी के लिए भी लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजन किया गया। भारी संख्या में जो महिलाएं थी वो पहुंची हुई थी और देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने आ गई है। और इस पूरे कार्यक्रम में खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ गणेश जोशी भी मौजूद रहे। भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई थी। रक्षाबंधन समारोह 2025 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारी संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार भी देखिए ये तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है जहां रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली अंतर्गत रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल किच्छा में कलयुगी पत्नी ने अपने भाई और जीजा के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। किच्छा पुलिस ने 2 दिन पहले हुए कमलेश हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ ही साथ धादा पंप क्षेत्र में 2 दिन पहले 45 साल के कमलेश का शव अमरूद के बाग से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। कमलेश के परिजन उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमलेश की पत्नी पिंकी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कमलेश की हत्या गला दबाकर किए जाने की पुष्टि के बाद से किच्छा पुलिस ने जांच तेज कर दी और पुलिस टीम ने जब मामले की जांच की तो पूरा मामला खुलासा होता हुआ चला गया। इकतीस तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी दिन में कि एक व्यक्ति की बॉडी धादा फार्म में थी और उसको घर उठा के ले गए हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। एक सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गई थी। चौकी इंचार्ज हमारे वहां मौके पर गए, सबको कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराने को भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या किया जाना गला घोंट कर आया। 31 की रात को ही मृतक की पत्नी के द्वारा एक एप्लीकेशन लिखवाई अज्ञात के खिलाफ। दौरान विवेचना स्पष्ट हुआ कि मृतक की पत्नी, उसकी लड़की और दामाद, इन तीनों ने मिलकर के मृतक कमलेश के शराब पी करके इनके साथ मारपीट करना, झगड़ा करना आए दिन ये होता था। तो तत्कालिक रूप से उस समय ज्यादा इनका झगड़ा बढ़ा तो इन्होंने उसकी गला घोंट के हत्या कर दी और प्रयास किया इन्होंने उसको कि पहले अमरूद के फार्म में छिपाएं। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पंचायतों के अध्यक्ष पद को लेकर अंतिम आरक्षण सूची जारी होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने का भरोसा लगाया है, माफ कीजिएगा आरोप लगाया है। और इस दौरान कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने आरक्षण प्रक्रिया में मनमानी की है और सत्ता के दम पर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और अब नगर पंचायत में भी भरपूर समर्थन दिया है। ये सब एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत और अभी उसके लिए सभी को समय दिया गया और सभी अपनी आपत्तियां लगा सकते हैं और आपत्तियों का निस्तारण मैं समझता हूं कि अब ये वैसी ही बात होगी जैसे हमने चुनाव जब घोषित किए थे, अपनी सिफारिश सरकार ने करी थी निर्वाचन आयोग से कि आप चुनाव करवाइए, सरकार तैयार है। पहले कहते थे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव नहीं होंगे, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, संविधान का गला घोट रही है। जब हम चुनाव कराने चले गए तो उन्होंने कोर्ट में भेज दिया कुछ लोगों को। जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहने लगे कि आप ये मानसून है, आपदा का समय है और रिजल्ट सबके सामने है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
कि सब विधि सम्मत किया गया, किसी को कोई परेशानी हो तो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हैं। एक आपत्ति का समय लगाया जाता है, किसी को रोकना, किसी को पीछे हटाना, ये हमारा कहीं उद्देश्य। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर प्रदेश स्तर पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी की एक सोची समझी साजिश बताया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। साथ ही बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक संतुलन के साथ लागू किया है। इस प्रक्रिया में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग से निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी निष्ठा से यह सुनिश्चित किया है कि समाज के हर वर्ग को समान भागीदारी मिले। हेलो, सरकार ने अपनी तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सही और पारदर्शिता से किया है। उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया है, उसमें SC ST को भी स्थान दिया है, उसमें साधारणतः जो चुनाव जीत करके हमारे उनको भी स्थान दिया गया है। तो आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और सरकार का और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारे यहाँ 12 सीटें हैं, यहाँ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, SC ST को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये कहीं ना कहीं इस आरक्षण में देखा गया। हेलो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के सेमीफाइनल वाले दावे को खारिज करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि ये चुनाव स्थानीय स्वशासन की नींव है, जिसका सीधा संबंध गांव की सरकार से होता है और इनका असर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव पर सीधे तौर पर नहीं दिखा। हालांकि उन्होंने यह भी माना है कि किसी भी चुनाव को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, कोई भी चुनाव, अब लोकल चुनाव जब होते हैं, निगम चुनाव हुए तब भी सबने कहा कि ये सेमीफाइनल है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं तब भी ये कहा जा रहा है कि 27 के लिए ये सेमीफाइनल है। देखिए, इसका परिणाम जो भी हो, और मुझे लगता है ये पंचायत के चुनाव है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव है, ये गांव की सरकार जो है चुनने का जो है कार्य करते हैं। बिल्कुल इसका असर 27 पे होगा, लेकिन ये बिल्कुल सिरे से जो है इसको नकारा भी नहीं जा सकता कि किसी भी चुनाव का असर दूसरे चुनाव पे इस तरीके से नहीं पड़ता है। क्योंकि लालकुआं के दीना ग्राम सभा क्षेत्र में ग्राम प्रधान प्रत्याशी पूजा बिष्ट ने बड़ी जीत हासिल की है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनता के साथ भारी बारिश के बीच मिलकर एक भव्य विजय जुलूस निकाला। इस मौके पर क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वादे ग्राम पंचायत की जनता से किए हैं, उन्हें जल्द ही पूरा करने का संकल्प लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम प्रधान बनाना है और जो भी सड़कें टूटी हुई हैं उन्हें जो है अपने प्रयासों से बनवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। और खटीमा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण कर जमकर जश्न मनाया। जी हां, इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संपन्न हुई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने वाले अधिकांश प्रत्याशी बीजेपी समर्थित और बीजेपी विचारधारा वाला है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक जो विशाल हमने जीत हासिल करी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, फलस्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हम लोग यहाँ चौराहे पे एकत्रित हुए हैं और आतिशबाजी करी है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का परचम पूरे प्रदेश में ला रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परचम ला रहा है,
इसी तरीके से 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यही सब कार्यकर्ताओं का विश्वास है और अपने पूर्ण विश्वास है अपनी क्षेत्र की महाजनता पे कि वो हम लोगों के साथ लगातार साथ देती आएगी। और आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी दीपा दरमवाल ने बड़ी जीत दर्ज की है। जी हां, आपको बताते चले, बड़ी जीत दर्ज करने के बाद से हर तरफ हर्षोल्लास का भी माहौल देखा जा रहा है। इस बीच दीपा दरमवाल नैनीताल जिला पंचायत के निवर्तमान उपाध्यक्ष आनंद दरमवाल की पत्नी हैं और इसके साथ ही साथ आनंद दरमवाल अब अपनी पत्नी को अध्यक्ष पद दिलाने के लिए संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर समीकरण साधने में जुट गए हैं। स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दीपा दरमवाल की अध्यक्ष बनना अब लगभग तय माना जा रहा है और अपनी जीत के बाद दीपा दरमवाल भी जनता को आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रही हैं। हमारी जिला पंचायत आदरणीय पुष्कर धामी जी का आभार प्रकट करना चाहेंगे और हमारे जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बिस्टिक जी का आभार प्रकट करना चाहूंगे, जिसने मुझे टिकट देके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ठहराया। और मैं क्षेत्र वासियों का आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिनके सहयोग और समर्थन से हम भारी मतों से विजयी हुए हैं। लोगों का काफी भरोसा और विश्वास हम पर है। जैसे कि लोगों ने अभी हम लोग गांव गए हैं तो लोगों का कि जैसे अपनी रोडों की समस्याएं वो समय और सौर ऊर्जा पानी की समस्याएं हमसे कही हैं, तो इस चीजों को हम आगे इनका विकास करेंगे। जो भी हमसे होगा हम सब काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण ने शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान उनके मध्य विभिन्न सामुदायिक विषय पर चर्चा हुई। आगे बढ़ेंगे। टनकपुर नगर पालिका परिषद में ठेकेदारों ने पहुंचकर अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ठेकेदारों ने 6 माह से लेकर विगत 1 वर्ष से रुके हुए भुगतान को जल्द किए जाने का आग्रह किया और इसके साथ ही भुगतान को रोके जाने का कारण भी जानना चाहा, जिसमें कि अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश द्वारा ठेकेदारों को बताया गया कि उनकी तरफ से भुगतान किए जाने की पूरी कार्रवाई की गई है। आगे की कार्रवाई नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। माननीय सीएम साहब का ये क्षेत्र है। हमारे कुछ ठेकेदारों का तो 1 साल से भुगतान नहीं हो रहा है। हम नगर पालिका जा रहे हैं, पत्रकार महोदय आप हमारे साथ थे। ईओ अधिशासी अधिकारी ने सारी फाइलें हमें दिखाई। उन्होंने चेयरमैन साहब की कमी बताई कि चेयरमैन साहब साइन नहीं कर रहे। आपने देखा भी कि सारी फाइलें कंप्लीट थी और हम चेयरमैन साहब के पास भी आए हैं और अभी वो तो स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। और हमारे ठेकेदार ने 87 लाख की पेमेंट है, किसी की फंसी हुई है, किसी की 14 लाख की है। एक साल हो गया है एमडी को हुए हुए, किसी की 22 लाख की भुगतान बची हुई है। शोषण हो रहा है ठेकेदारों का। इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत में बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कोटद्वार में मोटर नगर की मांग को लेकर नागरिक मंच ने धरना प्रदर्शन किया है और इस दौरान नागरिक मंच ने मोटर नगर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं नागरिक मंच के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश नैथानी ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोटद्वार का मोटर नगर गड्ढे में तब्दील है और सालों से इसका निर्माण कार्य रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि इसको पहले पीपीपी मोड में बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थ आगे आ गए, जिसके कारण इसका निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। लेकिन आज हमारा ध्यान जो है केवल मोटर नगर पर केंद्रित है। ये मोटर नगर का गड्ढा आते जाते सबको बड़ा दुखी करता रहता है। 2013 से इसको पीपीपी मोड बनाने की योजना बनी थी। कितने जनप्रतिनिधि नगर पालिका से लेकर नगर निगम में तक आ चुके हैं, कितने विधानसभा सांसद तक आ चुके हैं। और आगे बढ़ेंगे जहां झबरेड़ा थाना क्षेत्र के गांव कोतवाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने डॉक्टर तेजपाल के घर पर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो वहीं अचानक हुई इस फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को रोड के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया, जिस पर और जानकारी देते हुए घर की ही एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि गांव के कुछ लोग उनके घर पर हथियार लेकर आए और कई राउंड फायरिंग किया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गोली चली, मोटरसाइकिल लेकर आया। हाँ, कौन आया था? तो उसका नहीं पता जी मुझे कौन था। कितने बंदे थे? वो तो अकेला था जब तक। फिर आए हैं सारे। कौन कौन थे? पोलिस्टर, बालिस्टर, मनोज, सनोज और एक का और नाम उसका मैं भूल गई, सारा जानती हूँ। तो घर पर आएगा उन्होंने घर पर आकर वही चलाई। यहाँ मोटरसाइकिल घेर कर गाड़ी थी पहले दरवाजे पर आकर। इन्होंने कही वो घर पर आकर गाड़ी दोगे? अब हाँ, अब सारे खंजा भी बताए हैं तुम्हें। तो इतने में उन्होंने आके एकदम मोटरसाइकिल को फेंक कर राइफल, रिवाल्वर सारे परिवार को ले अपने चाचा को, लड़कों को भी अपने आप। कितनी गोली लगी? कितनी फायरिंग होगी? फायरिंग तो 20 हुई है और लगी है 3 हमारे बच्चों को। 3 बच्चे? 2 बच्चों को लगी है 3 गोली। हाँ जी, गोली 20 लग छोड़ी है। और वही नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर 30 जुलाई की रात 2 वाहनों के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एक ड्रिलिंग मशीन के हेल्पर की जान और एक ट्रक ड्राइवर ने बचाई। तो वही ये पूरा मामला आपको बता दें कि पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी मदद से संभागीय परिवहन विभाग ने ट्रक ड्राइवर को तलाश किया, जिसकी पहचान ओम कुमार निवासी पुरकाजी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आपको बता दें कि हेल्पर की जान बचाने का परिवहन विभाग ने कार्यालय में ओम कुमार को सम्मानित किया। इसके अलावा ओम कुमार का नाम जिला प्रशासन को केंद्र सरकार के राहगीर योजना के तहत भेजा गया और इस योजना के अंतर्गत ओम कुमार को हेल्पर को जान बचाने पर 25,000 रुपए की धनराशि भी मिलेगी। घटना थी जी, जैसे मैं गाड़ी के पीछे आया तो गाड़ी में लगी हुई थी, उसमें आग जल रही थी और आग जलते हुए देखा, मैं पीछे गाड़ी रोक के और रोकने उधर के बाद भागा तो जो आदमी फंसे तो निकाल ले। आग बहुत तेज थी, अंदर जाएगा गाड़ी के अंदर
और एक दो आदमी जो थे वो निकाल लिया हमने और निकाल के साइड में बैठा दिया। उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने आग बुझा दी और आग बुझाने जाम जो लगा तो खुल गया, हम भी निकल गए सर। दिनांक 30 जुलाई 2025 को रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास ये एक सड़क दुर्घटना हुई जो हमारे कार्यालय का जो कैमरा है उसमें कैद हो गई थी। तो जब हमने बाद में इस दुर्घटना की तकनीकी जांच करी तो कैमरे की जांच करते विकासनगर में डाक पत्थर रोड की दुर्दशा और सड़क में बने गड्ढों से आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को वाहन पलटने से आक्रोशित जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मोर्चा टीम के साथ सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही के बाद नाराजगी जताई। नेगी ने कहा कि सड़क में हुए गड्ढों की वजह से कई बार वाहन पलट गए और कई लोग चोटिल हुए, लेकिन विभागीय अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। और उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब बाढ़ गंगा और सोलानी नदी में देखने को मिल रहा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और जिसके वजह से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग से अलर्ट मोड पर रहने के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि लक्सर और खानपुर जैसे क्षेत्रों में बाढ़ गंगा और सोलानी नदी अक्सर उफान पर आ जाते हैं, जिससे कि आसपास के गांव में जलभराव और फसलों को भारी नुकसान होता है। तो बारिश हो रही है हिमालय क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में, वहां पर हमने जो गंगा का जलस्तर है उसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका 292 मीटर से ऊपर जलस्तर हो गया है। लक्सर और खानपुर के जो प्रभावित हो सकने वाले एरियाज हैं वहां पर हमारी बाढ़ चौकियां एक्टिव हैं। उप जिलाधिकारी को, पुलिस को और समस्त हमारे जो रेखी विभाग हैं सभी को अवगत करा दिया गया है कि वो अलर्ट पर रहें और अगर और जलस्तर बढ़ता है तो जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे अगर हमको कुछ इवैक्यूएशन करना हो या फिर खाद्य आदि की आपूर्ति जैसे भी करनी हो, उसके लिए जो हमारे रिलीफ कैंप्स है वो भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। तो उसको हम लगातार वॉच कर रहे हैं। मानसून काल में जो है आपदाओं की संवेदनशीलता, खास करके बाढ़ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जो है हमारा जो जिला स्तर पर जो जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र है, कंट्रोल रूम, वो 24/7 जो है सक्रिय है यहाँ पर और यहाँ पे कार्मिकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो है हर घंटे हम जो है भीमगौड़ा बैराज से जो है जलस्तर की सूचना प्राप्त करते हैं। किसी भी स्थिति में जलस्तर बढ़ने पे खतरे के स्थान से या वार्निंग स्तर से पहुंचने पर जो है हम तत्काल जो चमोली जिले के ज्योतिर्मठ में निर्माणाधीन विष्णु गांड पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना के डैम साइट पर भारी भूस्खलन हो गया और भूस्खलन होने से अफरा तफरी मच गई। जहां डैम साइट में काम कर रहे 8 मजदूर इसकी चपेट में आ गए और इसके साथ ही 7 घायल हो गए। हालांकि यहां अलग अलग हिस्सों में 40 से 50 मजदूर काम कर रहे हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में 12 मजदूर थे, इनमें से 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलने पर तहसील प्रशासन, पुलिस, SDRF और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू कर सभी घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे जहां रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग बाधित होने के कारण बीते कुछ दिनों से केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रुकी हुई थी, लेकिन अब मार्ग आंशिक रूप से पैदल चलने लायक हो जाने के बाद यात्रियों के पहले ग्रुप को गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ भेज दिया गया है। जिस पर और जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने बताया कि जब तक क्षतिग्रस्त मार्ग वाहन संचालन संभव नहीं हो पाता तब तक श्रद्धालुओं को लगभग 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। तो वहीं दूसरी ओर बारिश की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाएं। मसूरी में आने वाले पर्यटकों को अब चारधाम यात्रा की तरह रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सरकार की यह नीति 1 अगस्त से लागू हो गई है। इसके दायरे में राज्य से बाहर के सभी पर्यटक आएंगे जो मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं। सरकार की इस नीति का होटल एसोसिएशन ने स्वागत किया है। मसूरी होटल एसोसिएशन ने महासचिव अजय भार्गव ने बताया है कि एनजीटी के निर्देशों के बाद सरकार ने मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों की सटीक जानकारी दी है। ये जो है रजिस्ट्रेशन का जो है इसमें सरकार ने एक तरह की व्यवस्था ये बनाई है। ये
कि जो भी पर्यटक किसी होटल में ठहरते हैं तो उनका ऑनलाइन जो है होटल जो है उसको जो है ऑनलाइन रजिस्टर करके एक पोर्टल दिया गया है, उस पर जो है टूरिज्म विभाग ने दिया है, उस पर भेजा जाएगा। अब इसमें यह है कि पर्यटक तो खैर रजिस्ट्रेशन हुआ है, सबसे बड़ी चीज इसमें ये रही है कि रजिस्ट्रेशन जो है मसूरी आने से पहले नहीं कराना है, मसूरी में आने के बाद होगा रजिस्ट्रेशन। मसूरी में आने के बाद पर्यटक का रजिस्ट्रेशन की जो पूर्ण जिम्मेदारी है वो होटल स्वामी और होमस्टे स्वामी तथा जितने भी अकोमोडेशन यूनिट्स हैं वो करेंगे। इससे पर्यटक को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली है। इसमें पहले ये था कि जो आकर के पर्यटक को आने से पहले रजिस्टर कराने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा। और आगे बढ़ेंगे जहां 6 महीने सुरम्य मखमली बुग्यालों को प्रवास करने वाले भेड़ पालकों के प्रमुख दातो त्यौहार की सभी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दाते त्यौहार में ग्रामीण और परिजन शामिल होने के लिए ऊंचाई वाले भटपालों में रुक कर रहे हैं और त्यौहार रक्षाबंधन के आसपास मनाया जाता है। तो वहीं भेड़ पालकों के लिए ये त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन वन ताइयों और इसी के साथ साथ तमाम लोग पूजा अर्चना करते हैं। ऋषिकेश केम्स रोड पर बने बाबा काले कमले बगीचे के बाहर नगर निगम ने खाने पानी के जो है वो ठेलियां हटा दी है, जिसके बाद एम्स में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को सस्ते और स्वच्छ भोजन की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब ठेलियां हटने से मजबूर तीमारदार सड़क किनारे खुद ही खाना बनाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक मोबाइल के कैमरे में कैद हुई वीडियो भी देखा गया है। एक बुजुर्ग दंपति अपनी बेटी के इलाज के दौरान खाना बनाते हुए नजर आए, जिन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं। अब नौशादली नाम है, मेरी लड़की जो है एमएस में भर्ती है और मुझे खाने की दिक्कत हो रही है, तो इस वजह 4 दिन से मैं खाना में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो इस वजह ये रोड पे खाना आज मैं बना रहा हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।